सुरक्षा परिषद ने सीरिया में तुर्की से सीमा पार राहत अभियान को अगले 12 महीनों तक जारी रखने की अनुमति दी। लाखों सीरियाई नागरिकों को मिलेगी राहत। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में सीरिया के नेतृत्व और स्वामित्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति जताई प्रतिबद्धता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लॉस एंजलिस के मेयर एरिक एम गारसेटी को भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किया नामित। गारसेटी होंगे भारत में 26वें अमेरिकी राजदूत। और विंबलडन के महिला एकल में एशले बार्टी का कैरोलिना प्लिस्कोवा के साथ होगा आज खिताबी मुकाबला। वहीं पुरुष एकल के फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविच की इटली के माटेओ बेरेटनी से होगी भिड़ंत। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। देश में कोरोना को हराने के लिए राज्य से लेकर केंद्र सरकार अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 42,766 नए कोविड के मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 45,254 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,55,033 हो गई है। वहीं रिकवरी दर बढ़कर 97.20% हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.34% है। और कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 37,21,96,264 कोविड के टीके लगाए गए। शुक्रवार को टीकाकरण अभियान के 175वें दिन 30,55,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 42,90,00,000 सैंपल की जांच भी हुई है। और देश में कोरोना संक्रमण की जांच की क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश भर में 9 जुलाई तक 42,90,41,970 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिसमें 9 जुलाई को 19,55,225 नमूनों की जांच की गई। और दिल्ली में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होने की वजह से राज्य सरकार ने 3 मशहूर बाजारों को 48 घंटे के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। 3 बाजारों में रोहिणी सेक्टर 13 में करोल बाग, गफ्फार मार्केट और डीडीए बाजार शामिल है। करोल बाग और गफ्फार मार्केट कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे, जबकि रोहिणी का डीडीए बाजार 12 जुलाई तक बंद रहेगा। दिल्ली सरकार ने बाजार संघों से भी कहा है कि कोविड-19 नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार की जाए। राजधानी में कोविड-19 के मामलों में गिरावट दर्ज हो रही है। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सभी जरूरी गतिविधियों को बहाल कर रही है। कोरोना टीकाकरण से कोई भी चिंतित न रहे, इसके मद्देनजर मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरकार के निर्देश पर टीकाकरण वोट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। ये वोट एम्बुलेंस सरकार की अनूठी पहल है। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने कटरा प्रबंध के बागुची पीपा पुल के पास 2 टीकाकरण बोट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एम्बुलेंस में मुजफ्फरपुर में कोरोना टीकाकरण से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे, इसलिए सरकार के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। जल्द ही अन्य क्षेत्रों में शुरुआत कर टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड में देहरादून और नैनीताल दोनों जगह जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ ऑर्डर निकाले हैं कि 50% से ज़्यादा कैपेसिटी पे होटलों के कमरे बुक न किए जाएं और साथ ही साथ जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कोरोना की स्थिति को लेकर हम सतर्क हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की स्थिति को लेकर किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। वहीं सामाजिक दूरी का पालन हो और होटलों की बुकिंग 50% तक हो, ऐसी व्यवस्था की जाएगी और इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ मास्क न पहनने वाले लोगों का चालान भी किया जाएगा। उत्तराखंड में देहरादून और नैनीताल दोनों जगह जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है
वहाँ ऑर्डर निकाले हैं कि 50% से ज़्यादा कैपेसिटी पे होटलों के कमरे बुक न किए जाएं और साथ ही साथ जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं और साथ में पुलिस के द्वारा मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोरोना से हम लोग हर हाल में उससे लड़ने के लिए, लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं, सजग हैं। जो भी गाइडलाइन है उनका पूरी तरह से पालन करवाया जाएगा। केरल में जीका वायरस से अब तक 14 मामले दर्ज किए गए हैं और ये मामले आने के बाद राज्य सरकार ने इस पर काबू पाने के लिए नई कार्य योजना तैयार की है। नए संक्रमित सभी 13 लोग एक निजी अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम में नए मामलों की पुष्टि होने के बाद राज्य के सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं अस्पतालों में जीका वायरस का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला की स्थापना की गई है और ये सुविधा और बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि वायरस पाए जाने वाली संभावित जगहों पर सभी जरूरी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। इस वायरस को रोकने के लिए मच्छरों पर नियंत्रण करना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीका है। ये वायरस 4 महीने की गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा संक्रमित कर सकता है। जीका वायरस के लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द और लाल चकत्ते शामिल हैं। वहीं जीका वायरस की स्थिति पर केंद्र भी लगातार नज़र बनाए हुए है। मामले के प्रबंधन और राज्य सरकार को सहयोग देने के लिए केंद्र का 6 सदस्यीय दल राज्य के दौरे पर है। राज्य में गुरुवार को जीका वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई थी। 24 साल की एक गर्भवती महिला जीका वायरस से संक्रमित मिली थी। तिरुवनंतपुरम जिले की रहने वाली महिला ने 7 जुलाई को बच्चे को जन्म दिया था। महिला को बुखार, सिरदर्द और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ने की वजह से 28 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान की ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। चुनाव से पहले हिंसा की छुटपुट घटनाएं भी सामने आई। सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सूबे में अब तक 334 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने जा चुके हैं। वहीं आज 476 सीटों पर मतदान हो रहा है। बीजेपी का दावा है कि निर्विरोध चुने गए 349 ब्लॉक प्रमुखों में से 334 ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के हैं, बाकी अन्य सपा और निर्दलीय प्रत्याशी हैं। मतदान पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा और उसके बाद मतगणना होगी, फिर परिणाम घोषित किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में हो रहे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता लखनऊ से आशुतोष शुक्ल। आशुतोष, अगर देखें तो जिस तरीके से पर्चा दाखिला से लेकर अब तक स्थितियां बनी, हिंसा की छुटपुट घटनाएं भी दर्ज की गई। कई जगहों पर स्थितियां ऐसी रहीं कि जिला प्रशासन पर तरह तरह के सवाल भी उठे। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ इंतजामात, कैसे कैसे इसको अमली जामा दिया जा रहा है, और साथ ही साथ अगर देखें तो क्या खास इंतजाम किए गए हैं ऐसे क्षेत्रों में जो खास तरीके से संवेदनशील है? देखिए असली जिस तरीके से क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के नामांकन के दौरान हिंसा की खबरें आई थी, 14 जिलों में जो है नामांकन पत्र भरने के दौरान हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था, उसको सरकार ने खासतौर पर कहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है बहुत ही गंभीरता से लिया और इसमें लखीमपुर खीरी जिले के पसगवां ब्लॉक में नामांकन के दौरान जो बवाल हुआ था उसमें उनकी प्रस्ताव के साथ भी बदसलूकी की गई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सीओ मोहम्मदी के पद पर तैनात पुलिस उपाधीक्षक अभय प्रताप मल्ल, थानाध्यक्ष आदर्श कुमार सिंह, इंस्पेक्टर सहित 6 लोगों को जो है सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद आज इस बात की पुख्ता तौर पर तैयारी की गई है कि जो भी निर्वाचन होगा, जो भी मतगणना होगी, उसमें कहीं से भय और हिंसा दोनों पक्ष जो है इन्वॉल्व न होने पाए, न किसी प्रकार का लालच ही चलने पाए। लेकिन जिस तरह से नामांकन के दौरान 292 स्थानों पर और उसके साथ ही अपना दल और बनारस की 2 सीटों पर, गोरखपुर में 1 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध निर्वाचित हुई है, उसको लेकर के अगर आज की स्थिति हम देखें तो ब्लॉक प्रमुखों के केवल 476 पदों पर आज मतदान हो रहा है। यह मतदान 11 बजे से 3 बजे तक होगा। 3 बजे के बाद मतगणना होगी। मतगणना के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि जिला पंचायत अध्यक्षों की तरीके से ही इसमें भी जो है उसको उनकी पार्टी को जो है जबरदस्त बढ़त मिलेगी। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो जो पूरे उत्तर प्रदेश का सिनेरियो है, अगर इसको स्पष्ट तौर पर हम देखें अलग अलग खंडों में बांट करके,
तो 292 जो सीटें भारतीय जनता पार्टी और उससे अधिक जो है उनके सहयोगी दलों के साथ उनके खाते में आ रही हैं, उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को आशातीत ही नहीं बल्कि आशा से अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके बाद आज मतगणना होगी 3 बजे के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि पूरे प्रदेश में क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के पद पर किस पार्टी को कितनी बढ़त मिली है और किस तरह से जो है इस पूरी मतगणना और मतदान को संपन्न कराया गया है। जी आशुतोष, आपने बेहद विस्तार से बताया किस तरीके से जो कड़ा रुख अपनाया गया निर्भीक और भयमुक्त वातावरण में चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। अगर देखें तो 349 लोग निर्विरोध और उसमें से 334 तकरीबन बताए जा रहे हैं कि भाजपा के। किस रूप में देखते हैं तब जबकि आगे भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और ख़ास तौर से जो नीतियां हैं या फिर ख़ास तौर से जो ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र की को मजबूती के लिए क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, उसमें निर्विरोध संख्या, इतनी बड़ी संख्या में निर्विरोध भाजपा उम्मीदवारों का चुना जाना? देखिए सुनिए, अगर हम देखें तो क्षेत्र पंचायतों के त्रिस्तरीय जो क्षेत्र पंचायत व्यवस्था है हमारी, इस व्यवस्था के आखिरी चुनाव है और इस चुनाव में क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों को चुना जाना है। क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों को एक राशि मिलती है जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्यों के माध्यम से उस विकासखंड के विकास के लिए जो है तमाम सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं और यह व्यवस्था जो है ग्राम पंचायतों से अलग होती है। तो निश्चित रूप से अगर विकास के दृष्टिकोण को देखें तो बार बार यह दृष्टिकोण सामने आता है कि जिस पार्टी का जो है राज्य में शासन होता है उसके सदस्य जो है अधिक मात्रा में चुन करके आते हैं और उसके पीछे उनकी नीति यह होती है कि जब तक सरकार रहेगी उसको विकास करने का अवसर भी अधिक मिलेगा। दूसरी चीज जो है, जिस तरह से कोरोना महामारी और उसके दौरान जो है लोग पीड़ित रहे हैं, इस पीड़ा से निकल करके लोगों का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन देना निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी दोनों लोगों को यह बल प्रदान करता है कि उन्हें और काम करने की जरूरत है और लोगों की सकारात्मक जो है भूमिका उनके दल और सरकार के प्रति बनी हुई है। और इसको बनाए रखने के लिए ग्रामीण स्तर पर जाकर के वो तमाम सारे संसाधन हों, चाहे केंद्र स्तर से चाहे राज्य स्तर से। इस महामारी के दौरान जो बंदी का दौर था जिसमें गरीबों को अन्न पहुंचाना था, उनके भूख का निवारण करना था, उसके अलावा दवाइयां थी, ऑक्सीजन था, एक व्यापक तैयारी थी और उसकी छवि कहीं न कहीं जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव से लेकर के और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के चुनाव तक जो है परिलक्षित होती है। और आज यह 3 बजे के बाद जब मतगणना समाप्त होगी तो कहीं न कहीं पूरी तौर पर तस्वीर साफ होकर के उभर के आएगी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली है वह एक पॉजिटिव सफलता है और सकारात्मक सफलता है। अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष शुक्ल हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को भारत में सड़क विकास विषय पर आयोजित 16वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नवाचार और अनुसंधान के माध्यम से गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना सड़क निर्माण में स्टील तथा सीमेंट का उपयोग कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी और उपकरणों के लिए सीएनजी, एलएनजी तथा इथेनॉल का उपयोग किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 वर्षों में भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना की है। केंद्रीय मंत्री ने आयात पर कम निर्भरता, कम लागत वाले, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी तरीकों से वैकल्पिक ईंधन के विकास पर जोर दिया। उन्होंने सरकार राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास में $1.4 ट्रिलियन यानी 111 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इस वर्ष सरकार ने साल दर साल इंफ्रास्ट्रक्चर के दर को बढ़ाकर 34% पर लाकर 5.54 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। In the current financial year 2021, we have awarded 1,681 kilometers of highways and constructed 2,284 kilometers till June 2021. My aim is to construct 60,000 kilometers of world-class national highway by 2024 at the rate of 40 kilometers per day. महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय आज मुंबई पुलिस के बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का बयान दर्ज करेगी। गुरुवार को विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को वाजे के बयान दर्ज करने की अनुमति दी थी।
वाजे फिलहाल तलोजा कारागृह में हैं और उनके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने और एक बिजनेसमैन मनसुख हिरण के कथित हत्या के मुकदमे पर जांच कर रही है और इस सिलसिले में वो गिरफ्तार हैं। प्रवर्तन निदेशालय को 3 दिनों तक वाजे से पूछताछ करने की अनुमति दी गई है। इससे पहले भी सचिन वाजे का बयान केंद्रीय एजेंसी द्वारा दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में रहने के दौरान वाजे ने यह कहा था कि उन्होंने करोड़ों रुपए अनिल देशमुख के कहने पर उनके सहयोगी को दिया था। प्रवर्तन निदेशालय पहले ही अनिल देशमुख के सचिव संजीव पलांडे और उनके सहयोगी कुंदन शिंदे को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। फिलहाल ये दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय काफी मशक्कत के बावजूद अब तक अनिल देशमुख के बयान को दर्ज नहीं कर सकी है। एजेंसी द्वारा 3 बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलावा भेजा गया, लेकिन तीनों बार ही अनिल देशमुख हाजिर नहीं हुए। अपनी गिरफ्तारी की संभावना से बचने के लिए फिलहाल अनिल देशमुख सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे हैं। और एक तरफ जहां उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, तो वहीं बिहार के उत्तरी हिस्से में बाढ़ से स्थिति गंभीर बन गई है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई तेज बारिश से विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से बिहार में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। इसे देखते हुए राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई की संख्या बढ़ाई जा रही है और राहत तथा बचाव कार्य के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसके कारण शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तटबंध के किनारे बसे 500 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग अपने सामानों को ऊंचे स्थानों के लिए पलायन कर रहे हैं और लगातार हो रही बारिश से पश्चिम चंपारण जिले के अनेक तटबंध टूट गए हैं। पानी में डूब जाने के कारण गन्ने की फसल भी नष्ट हो गई है। गंडक नदी पर बने गौतम बुद्ध ब्रिज का एक पिलर भी टूट गया। गंडक नदी में बढ़ते जलस्तर से बैरिया, नौतन, भितहा, मधुबनी, धनहा, ठकराहा, पिपरासी, योगपट्टी प्रखंड के नदी के किनारे बसे ग्रामीण ऊंचे स्थान के लिए पलायन कर चुके हैं। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर प्रखंड में स्थिति ज़्यादा खराब हो गई है, जहां बूढ़ी गंडक नदी के पानी ने काफ़ी तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटे के दौरान गोपालगंज में सबसे अधिक 85 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। राज्य के 10 जिले में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 12 टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। और कोरोना संक्रमण कम होने और पाबंदियों में छूट मिलने से लद्दाख में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लद्दाख में पर्यटन की गतिविधियां फिर से शुरू होने के बाद पर्यटक काफ़ी संख्या में लेह पहुंच रहे हैं। लेह पहुंचने पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी ज़रूरी होगी। वहीं आम लोगों के लिए खोले गए रास्तों में दोनों तरफ ये रास्ते बर्फ से ढके हुए हैं, जिससे रास्ते की खूबसूरती और बढ़ गई है। ऐसे में जब से इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई है, पर्यटकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 17वीं सदी की जॉर्जिया की महारानी संत केतेवन के पवित्र अवशेष जॉर्जिया सरकार और वहां के लोगों को सौंप दिए। इस अवसर पर जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इराकली गरिबाश वली और वहां के कैथोलिक धर्मगुरु भी मौजूद थे। इससे पहले तिब्लिसी पहुंचने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का उनके समकक्ष द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पवित्र अवशेष सौंपे जाने को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भावुक क्षण करार दिया। उन्होंने कहा कि महारानी संत केतेवन के अवशेष जॉर्जिया के लोगों को सौंपकर उन्हें अच्छा लग रहा है। यह एक भावुक क्षण है। महारानी संत केतेवन 17वीं शताब्दी में जॉर्जिया की महारानी थी। 2005 में पुराने गोवा में संत ऑगस्टिन कॉन्वेंट में उनके पवित्र अवशेष मिले थे। विदेश मंत्री अपने इस 2 दिवसीय जॉर्जिया यात्रा के दौरान अपने समकक्ष से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, जिसमें आपसी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री जॉर्जिया के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को लॉस एंजलिस के मेयर एरिक एम गारसेटी को भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में नामित किया। व्हाइट हाउस से जारी एक वक्तव्य में ये जानकारी दी गई। गारसेटी भारत में 26वें अमेरिकी राजदूत होंगे। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद 50 वर्षीय गारसेटी मौजूदा राजदूत केनेथ जेस्टर का स्थान लेंगे। एरिक एम गारसेटी 2013 से लॉस एंजलिस शहर के मेयर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया में तुर्की से सीमा पार राहत अभियान को अगले 12 महीने के लिए जारी रखने की अनुमति दी है।
परिषद के इस निर्णय से लाखों सीरियाई नागरिकों को राहत मिलेगी। शुक्रवार को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने सीरियाई मानवीय प्रस्ताव पर बनी आम सहमति के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में सीरिया के नेतृत्व वाले स्वामित्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि इस क्षेत्र की दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता केवल सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को संरक्षित करके ही हासिल की जा सकती है। और अब खबर खेल के मैदान से। विश्व के नंबर 1 भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल को 52 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में शीर्ष वरीयता दी गई है, जबकि सिमरनजीत कौर को चौथे स्थान पर रखा गया है। वरीयता का अनावरण अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बॉक्सिंग टास्क फोर्स द्वारा किया गया, जो खेलों में प्रतियोगिता को आयोजित कर रहा है। पंघाल और कौर एकमात्र भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्हें खेलों में वरीयता मिली है। पंघाल एशियाई खेलों के मौजूदा चैंपियन और विश्व चैंपियन के रजत पदक विजेता हैं, जबकि सिमरनजीत कौर विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता हैं। ये दोनों अपने पहले ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे। इस बार के ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व 9 मुक्केबाज करेंगे, जिसमें 5 पुरुष और 4 महिला मुक्केबाज शामिल हैं। और ऑस्ट्रेलिया के एशली बर्टे और कैरोलिना प्लिस्कोवा के बीच विंबलडन 2021 की महिला का एकल फाइनल आज खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बार्टी ने पूर्व चैंपियन एंजेलिक कर्बर को और प्लिस्कोवा ने बेलारूस की आर्याना सबालेंका को शिकस्त दी थी। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची हैं। ऐसे में विजेता कोई भी खिलाड़ी बने, लेकिन विंबलडन को नई महिला चैंपियन मिलेगी। प्लिस्कोवा दूसरी बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंची है, लेकिन उन्हें अपने पहले खिताब का इंतजार है। वहीं बार्टी ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। बार्टी 1980 में इवान गुलागोंग के बाद विंबलडन फाइनल में खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला खिलाड़ी होंगी। बार्टी का ग्रैंड स्लैम करियर देखा जाए तो उनके खाते में 1 ग्रैंड स्लैम है। उन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो इस साल क्वार्टर फाइनल और 2020 में सेमीफाइनल तक पहुंची थी। और साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में पुरुष एकल के फाइनल में इटली के मैटियो बेरेटनी का सामना सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा। शुक्रवार को पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। पहले सेमीफाइनल में इटली के मैटियो बेरेटनी का सामना पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकास से हुआ। इस मैच में बेरेटनी ने अपनी दमदार सर्विस और ताकतवर फोरहैंड का शानदार खेल दिखाते हुए प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। इटली के 7वें वरीयता प्राप्त बेरेटनी ने 22 ऐस जमाए, 60 विनर लगाए। उन्होंने 14वें वरीयता प्राप्त और क्वार्टर फाइनल में रोजर फेडरर को हराने वाले हरकास को 6-3, 6-0, 6-7, 6-4 से पराजित किया। बेरेटनी विंबलडन फाइनल में पहुंचने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पिछले 45 साल में पहली बार है जब इटली का कोई खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना कनाडा के डेनिस शापोलोव से हुआ। जोकोविच ने शानदार खेल दिखाते हुए शोपोवालोव को सीधे सेटों में 7-6, 7-5, 7-5 से मात दी। जोकोविच ने 7वीं बार विंबलडन फाइनल में जगह बनाई है। जोकोविच अब रविवार को फाइनल में इटली के मैटियो बेरेटनी से भिड़ेंगे, जिन्होंने रोजर फेडरर को हराने वाले ह्यूबर्ट हरकास को मात दी है। जोकोविच ने पिछला विंबलडन खिताब भी अपने नाम किया था। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड विण में थरकोट कृत्रिम झील का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे यहां के निवासियों की पानी की समस्या का निदान हो सकेगा। नवंबर तक इस झील को पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। थरकोट कृत्रिम झील पिथौरागढ़ शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर बनाई जा रही है। कृत्रिम झील निर्माण कार्य के लिए उत्तराखंड सरकार और नाबार्ड से 2,973 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृत्रिम झील निर्माण कार्य का संशोधित बजट 3,201.64 लाख रुपए स्वीकृति के लिए प्रस्तावित है। कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग को बनाया गया है। नवंबर 2021 तक ये झील बनकर तैयार हो जाएगी। जलाशय झील का क्षेत्रफल 35,000 वर्ग मीटर है। डैम की कुल ऊंचाई 24,550 मीटर और लंबाई 74 मीटर है। झील की लंबाई 750 मीटर है। झील की औसत चौड़ाई लगभग 53 मीटर है और गहराई 8.95 मीटर, जबकि डैम के निकट इसकी गहराई 15 मीटर रखी गई है। झील की स्टोरेज क्षमता 2 लाख घन मीटर है।
कृत्रिम झील के निर्माण से पिथौरागढ़ की लगभग 20,000 जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध होगा। पिथौरागढ़ शहर में कम से कम 3.53 MLD पानी की प्रतिदिन आपूर्ति होगी। जो हमारी इससे एक तो हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जो हमारी पानी की समस्या है उस क्षेत्र की वो समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी और इस झील के बनने से हमारे पिथौरागढ़ का एक नया स्वरूप मिलेगा और जो उसमें पानी की उसमें 4 MLD पानी हमको मिल पाएगा और काफ़ी जनता को उससे पानी की समस्या दूर हो जाएगी। सीमांत और दुर्गम इलाका होने के कारण पिथौरागढ़ निवासियों को पानी की तलाश में दूर दूर जाने को मजबूर होना पड़ता था। अब झील बन जाने से ये इलाका पानी के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा। देश भर में केंद्र सरकार जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना और कैच द रेन जैसे महत्वपूर्ण अभियान चला रही है। मकसद है प्राकृतिक जल स्रोतों सहित जल संचयन के अन्य संसाधनों का निर्माण कर हर घर जल पहुंचाना, जिसमें पिथौरागढ़ ने भी मिसाल गढ़ी है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। प्रकृति संरक्षण, जल संरक्षण के साथ ही साथ लोगों की प्यास भी बुझाएगी पिथौरागढ़ की ये कृत्रिम झील। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार। घर की सारी चीजें महंगी हो जरूरी है, उम्दा हो बहुत जरूरी है, लेकिन घर का जो सीमेंट है ना वो बहुत उम्दा होना चाहिए। जैसे वंडर सीमेंट, भाई उसकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के चर्चे हैं वर्ल्ड में। आप हमारे घर कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वकील हूँ। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा यहाँ प्रकट होना ही इस बात का प्रमाण है कि दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य दिया जाएगा। बोलिए श्री महागणेश की Have we decoded thread of virus, the speed at which it is going to now escalate, multiply? Are we now under control? Do we know what we are dealing with, COVID-19 now? We should be actually anticipating in a way that third wave will come. The question to us, and you rightly asked, what will it take us that we do not have a resurgence? Has this actually served as a wake-up call finally? Virus will mutate. We need every citizen of India to fight honestly. Don't put everything on government. You make the country. देश में व्यापक कोरोना टीकाकरण अभियान जारी। अब तक 37 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज। पिछले 24 घंटे में 30.5 लाख से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण।
बिहार में बाढ़ की स्थिति हुई और गंभीर। राज्य के 10 जिले बुरी तरह प्रभावित। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 12 टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर और सामुदायिक किचन सेवा चालू। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया में तुर्की से सीमा पार राहत अभियान को अगले 12 महीनों तक जारी रखने की अनुमति दी। लाखों सीरियाई नागरिकों को मिलेगी राहत। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में सीरिया के नेतृत्व और स्वामित्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति जताई प्रतिबद्धता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लॉस एंजलिस के मेयर एरिक एम गारसेटी को भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किया नामित। गारसेटी होंगे भारत में 26वें अमेरिकी राजदूत। और विंबलडन के महिला एकल में एश्ले बार्टी का कैरोलिना प्लिस्कोवा के साथ होगा आज खिताबी मुकाबला। वहीं पुरुष एकल के फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविच की इटली के माटेओ बेरेटनी से होगी भिड़ंत। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। देश में कोरोना को हराने के लिए राज्य से लेकर केंद्र सरकार अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 42,766 नए कोविड के मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 45,254 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,55,033 हो गई है। वहीं रिकवरी दर बढ़कर 97.20% हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.34% है। और कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 37,21,96,264 कोविड के टीके लगाए गए। शुक्रवार को टीकाकरण अभियान के 175वें दिन 30,55,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 42,90,00,000 सैंपल की जांच भी हुई है। और देश में कोरोना संक्रमण की जांच की क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश भर में 9 जुलाई तक 42,90,41,970 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिसमें 9 जुलाई को 19,55,225 नमूनों की जांच की गई। और दिल्ली में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होने की वजह से राज्य सरकार ने 3 मशहूर बाजारों को 48 घंटे के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। 3 बाजारों में रोहिणी सेक्टर 13 में करोल बाग, गफ्फार मार्केट और डीडीए बाजार शामिल है। करोल बाग और गफ्फार मार्केट कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे, जबकि रोहिणी का डीडीए बाजार 12 जुलाई तक बंद रहेगा। दिल्ली सरकार ने बाजार संघों से भी कहा है कि कोविड-19 नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार की जाए। राजधानी में कोविड-19 के मामलों में गिरावट दर्ज हो रही है। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सभी जरूरी गतिविधियों को बहाल कर रही है। कोरोना टीकाकरण से कोई भी चिंतित न रहे, इसके मद्देनजर मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरकार के निर्देश पर टीकाकरण वोट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। ये वोट एम्बुलेंस सरकार की अनूठी पहल है। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने कटरा प्रबंध के बागुची पीपा पुल के पास 2 टीकाकरण बोट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एम्बुलेंस में मुजफ्फरपुर में कोरोना टीकाकरण से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे, इसलिए सरकार के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। जल्द ही अन्य क्षेत्रों में शुरुआत कर टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कोरोना की स्थिति को लेकर हम सतर्क हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की स्थिति को लेकर किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। वहीं सामाजिक दूरी का पालन हो और होटलों की बुकिंग 50% तक हो, ऐसी व्यवस्था की जाएगी और इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ मास्क न पहनने वाले लोगों का चालान भी किया जाएगा।
उत्तराखंड में देहरादून और नैनीताल दोनों जगह जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ ऑर्डर निकाले हैं कि 50% से ज़्यादा कैपेसिटी पे होटलों के कमरे बुक न किए जाएं और साथ ही साथ जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं और साथ में पुलिस के द्वारा मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोरोना से हम लोग हर हाल में उससे लड़ने के लिए, लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं, सजग हैं। जो भी गाइडलाइन है उनका पूरी तरह से पालन करवाया जाएगा। केरल में जीका वायरस से अब तक 14 मामले दर्ज किए गए हैं और ये मामले आने के बाद राज्य सरकार ने इस पर काबू पाने के लिए नई कार्य योजना तैयार की है। नए संक्रमित सभी 13 लोग एक निजी अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम में नए मामलों की पुष्टि होने के बाद राज्य के सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं अस्पतालों में जीका वायरस का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला की स्थापना की गई है और ये सुविधा और बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि वायरस पाए जाने वाली संभावित जगहों पर सभी जरूरी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। इस वायरस को रोकने के लिए मच्छरों पर नियंत्रण करना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीका है। ये वायरस 4 महीने की गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा संक्रमित कर सकता है। जीका वायरस के लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द और लाल चकत्ते शामिल हैं। वहीं जीका वायरस की स्थिति पर केंद्र भी लगातार नजर बनाए हुए है। मामले के प्रबंधन और राज्य सरकार को सहयोग देने के लिए केंद्र का 6 सदस्यीय दल राज्य के दौरे पर है। राज्य में गुरुवार को जीका वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई थी। 24 साल की एक गर्भवती महिला जीका वायरस से संक्रमित मिली थी। तिरुवनंतपुरम जिले की रहने वाली महिला ने 7 जुलाई को बच्चे को जन्म दिया था। महिला को बुखार, सिरदर्द और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ने की वजह से 28 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान की ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। चुनाव से पहले हिंसा की छुटपुट घटनाएं भी सामने आई। सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सूबे में अब तक 334 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने जा चुके हैं। वहीं आज 476 सीटों पर मतदान हो रहा है। बीजेपी का दावा है कि निर्विरोध चुने गए 349 ब्लॉक प्रमुखों में से 334 ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के हैं, बाकी अन्य सपा और निर्दलीय प्रत्याशी हैं। मतदान पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा और उसके बाद मतगणना होगी, फिर परिणाम घोषित किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में हो रहे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता लखनऊ से आशुतोष शुक्ल। आशुतोष, अगर देखें तो जिस तरीके से पर्चा दाखिला से लेकर अब तक स्थितियां बनी, हिंसा की छुटपुट घटनाएं भी दर्ज की गई। कई जगहों पर स्थितियां ऐसी रही कि जिला प्रशासन पर तरह तरह के सवाल भी उठे। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ इंतजामात, कैसे कैसे इसको अमली जामा दिया जा रहा है, और साथ ही साथ अगर देखें तो क्या खास इंतजाम किए गए हैं ऐसे क्षेत्रों में जो खास तरीके से संवेदनशील है? देखिए अश्विनी, जिस तरीके से क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के नामांकन के दौरान हिंसा की खबरें आई थी, 14 जिलों में जो है नामांकन पत्र भरने के दौरान हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था, उसको सरकार ने खासतौर पर कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है बहुत ही गंभीरता से लिया और इसमें लखीमपुर खीरी जिले के पसगवां ब्लॉक में नामांकन के दौरान जो बवाल हुआ था उसमें उनकी प्रस्ताव के साथ भी बदसलूकी की गई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सीओ मोहम्मदी के पद पर तैनात पुलिस उपाधीक्षक अभय प्रताप मल्ल, थानाध्यक्ष आदर्श कुमार सिंह, इंस्पेक्टर सहित 6 लोगों को जो है सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद आज इस बात की पुख्ता तौर पर तैयारी की गई है कि जो भी निर्वाचन होगा, जो भी मतगणना होगी, उसमें कहीं से भय और हिंसा दोनों पक्ष जो है इन्वॉल्व न होने पाए, न किसी प्रकार का लालच ही चलने पाए। लेकिन जिस तरह से नामांकन के दौरान 292 स्थानों पर और उसके साथ ही अपना दल और बनारस की 2 सीटों पर, गोरखपुर में 1 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध निर्वाचित हुई है, उसको लेकर के अगर आज की स्थिति हम देखें तो ब्लॉक प्रमुखों के केवल 476 पदों पर आज मतदान हो रहा है। यह मतदान 11 बजे से 3 बजे तक होगा। 3 बजे के बाद मतगणना होगी। मतगणना के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि जिला पंचायत अध्यक्षों की तरीके से ही इसमें भी जो है उसको उनकी पार्टी को जो है जबरदस्त बढ़त मिलेगी। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो जो पूरे उत्तर प्रदेश का सिनेरियो है
अगर इसको स्पष्ट तौर पर हम देखें अलग अलग खंडों में बांट करके, तो 292 जो सीटें भारतीय जनता पार्टी और उससे अधिक जो है उनके सहयोगी दलों के साथ उनके खाते में आ रही हैं, उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को आशातीत ही नहीं बल्कि आशा से अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके बाद आज मतगणना होगी 3 बजे के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि पूरे प्रदेश में क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के पद पर किस पार्टी को कितनी बढ़त मिली है और किस तरह से जो है इस पूरी मतगणना और मतदान को संपन्न कराया गया है। जी आशुतोष, आपने बेहद विस्तार से बताया किस तरीके से जो कड़ा रुख अपनाया गया निर्भीक और भयमुक्त वातावरण में चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। अगर देखें तो 349 लोग निर्विरोध और उसमें से 334 तकरीबन बताए जा रहे हैं कि भाजपा के। किस रूप में देखते हैं तब, जबकि आगे भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और ख़ास तौर से जो नीतियां हैं या फिर ख़ास तौर से जो ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र की को मजबूती के लिए क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, उसमें निर्विरोध संख्या, इतनी बड़ी संख्या में निर्विरोध भाजपा उम्मीदवारों का चुना जाना? देखिए सुनिए, अगर हम देखें तो क्षेत्र पंचायत पंचायतों के त्रिस्तरीय जो क्षेत्र पंचायत व्यवस्था है हमारी, इस व्यवस्था के आखिरी चुनाव है और इस चुनाव में क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों को चुना जाना है। क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों को एक राशि मिलती है जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्यों के माध्यम से उस विकासखंड के विकास के लिए जो है तमाम सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं और यह व्यवस्था जो है ग्राम पंचायतों से अलग होती है। तो निश्चित रूप से अगर विकास के दृष्टिकोण को देखें तो बार बार यह दृष्टिकोण सामने आता है कि जिस पार्टी का जो है राज्य में शासन होता है उसके दल, उसके सदस्य जो है अधिक मात्रा में चुन करके आते हैं और उसके पीछे उनकी नीति यह होती है कि जब तक सरकार रहेगी उसको विकास करने का अवसर भी अधिक मिलेगा। दूसरी चीज जो है, जिस तरह से कोरोना महामारी और उसके दौरान जो है लोग पीड़ित रहे हैं, इस पीड़ा से निकल करके लोगों का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन देना निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी दोनों लोगों को यह बल प्रदान करता है कि उन्हें और काम करने की जरूरत है और लोगों की सकारात्मक जो है भूमिका उनके दल और सरकार के प्रति बनी हुई है। और इसको बनाए रखने के लिए ग्रामीण स्तर पर जाकर के वो तमाम सारे संसाधन हो, चाहे केंद्र स्तर से चाहे राज्य स्तर से, इस महामारी के दौरान जो बंदी का दौर था जिसमें गरीबों को अन्न पहुंचाना था, उनके भूख का निवारण करना था, उसके अलावा दवाइयां थी, ऑक्सीजन था, एक व्यापक तैयारी थी और उसकी छवि कहीं न कहीं जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव से लेकर के और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के चुनाव तक जो है परिलक्षित होती है। और आज यह 3 बजे के बाद जब मतगणना समाप्त होगी तो कहीं न कहीं पूरी तौर पर तस्वीर साफ होकर के उभर के आएगी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली है वह एक पॉजिटिव सफलता है और सकारात्मक सफलता है। अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष शुक्ल हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को भारत में सड़क विकास विषय पर आयोजित 16वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नवाचार और अनुसंधान के माध्यम से गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना सड़क निर्माण में स्टील तथा सीमेंट का उपयोग कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी और उपकरणों के लिए सीएनजी, एलएनजी तथा इथेनॉल का उपयोग किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 वर्षों में भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना की है। केंद्रीय मंत्री ने आयात पर कम निर्भरता, कम लागत वाले, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी तरीकों से वैकल्पिक ईंधन के विकास पर जोर दिया। उन्होंने सरकार राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास में $1.4 ट्रिलियन यानी 111 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इस वर्ष सरकार ने साल दर साल इंफ्रास्ट्रक्चर के दर को बढ़ाकर 34% पर लाकर 5.54 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। In the current financial year 2021, we have awarded 1,681 kilometers of highways and constructed 2,284 kilometers till June 2021. My aim is to construct 60,000 kilometers of world-class national highway by 2024 at the rate of 40 kilometers per day. महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय आज मुंबई पुलिस के बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का बयान दर्ज करेगी।
गुरुवार को विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को वाजे के बयान दर्ज करने की अनुमति दी थी। वाजे फिलहाल तलोजा कारागृह में हैं और उनके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने और एक बिजनेसमैन मनसुख हिरण के कथित हत्या के मुकदमे पर जांच कर रही है और इस सिलसिले में वो गिरफ्तार हैं। प्रवर्तन निदेशालय को 3 दिनों तक वाजे से पूछताछ करने की अनुमति दी गई है। इससे पहले भी सचिन वाजे का बयान केंद्रीय एजेंसी द्वारा दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में रहने के दौरान वाजे ने यह कहा था कि उन्होंने करोड़ों रुपए अनिल देशमुख के कहने पर उनके सहयोगी को दिया था। प्रवर्तन निदेशालय पहले ही अनिल देशमुख के सचिव संजीव पलांडे और उनके सहयोगी कुंदन शिंदे को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। फिलहाल ये दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय काफी मशक्कत के बावजूद अब तक अनिल देशमुख के बयान को दर्ज नहीं कर सकी है। एजेंसी द्वारा 3 बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलावा भेजा गया, लेकिन तीनों बार ही अनिल देशमुख हाजिर नहीं हुए। अपनी गिरफ्तारी की संभावना से बचने के लिए फिलहाल अनिल देशमुख सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे हैं। और एक तरफ जहां उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, तो वहीं बिहार के उत्तरी हिस्से में बाढ़ से स्थिति गंभीर बन गई है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई तेज बारिश से विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से बिहार में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। इसे देखते हुए राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई की संख्या बढ़ाई जा रही है और राहत तथा बचाव कार्य के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसके कारण शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तटबंध के किनारे बसे 500 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग अपने सामानों को ऊंचे स्थानों के लिए पलायन कर रहे हैं और लगातार हो रही बारिश से पश्चिम चंपारण जिले के अनेक तटबंध टूट गए हैं। पानी में डूब जाने के कारण गन्ने की फसल भी नष्ट हो गई है। गंडक नदी पर बने गौतम बुद्ध ब्रिज का एक पिलर भी टूट गया। गंडक नदी में बढ़ते जलस्तर से बैरिया, नौतन, भितहा, मधुबनी, धनहा, ठकराहा, पिपरासी, योगपट्टी प्रखंड के नदी के किनारे बसे ग्रामीण ऊंचे स्थान के लिए पलायन कर चुके हैं। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर प्रखंड में स्थिति ज़्यादा खराब हो गई है, जहां बूढ़ी गंडक नदी के पानी ने काफ़ी तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटे के दौरान गोपालगंज में सबसे अधिक 85 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। राज्य के 10 जिले में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 12 टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। और कोरोना संक्रमण कम होने और पाबंदियों में छूट मिलने से लद्दाख में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लद्दाख में पर्यटन की गतिविधियां फिर से शुरू होने के बाद पर्यटक काफ़ी संख्या में लेह पहुंच रहे हैं। लेह पहुंचने पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी ज़रूरी होगी। वहीं आम लोगों के लिए खोले गए रास्तों में दोनों तरफ ये रास्ते बर्फ से ढके हुए हैं, जिससे रास्ते की खूबसूरती और बढ़ गई है। ऐसे में जब से इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई है, पर्यटकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 17वीं सदी की जॉर्जिया की महारानी संत केतेवन के पवित्र अवशेष जॉर्जिया सरकार और वहां के लोगों को सौंप दिए। इस अवसर पर जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इराकली गरिबाशवली और वहां के कैथोलिक धर्मगुरु भी मौजूद थे। इससे पहले तिब्लिसी पहुंचने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का उनके समकक्ष द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पवित्र अवशेष सौंपे जाने को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भावुक क्षण करार दिया। उन्होंने कहा कि महारानी संत केतेवन के अवशेष जॉर्जिया के लोगों को सौंपकर उन्हें अच्छा लग रहा है। यह एक भावुक क्षण है। महारानी संत केतेवन 17वीं शताब्दी में जॉर्जिया की महारानी थी। 2005 में पुराने गोवा में संत ऑगस्टिन कॉन्वेंट में उनके पवित्र अवशेष मिले थे। विदेश मंत्री अपने इस 2 दिवसीय जॉर्जिया यात्रा के दौरान अपने समकक्ष से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, जिसमें आपसी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री जॉर्जिया के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को लॉस एंजलिस के मेयर एरिक एम गारसेटी को भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में नामित किया। व्हाइट हाउस से जारी एक वक्तव्य में ये जानकारी दी गई। गारसेटी भारत में 26वें अमेरिकी राजदूत होंगे। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद 50 वर्षीय गारसेटी मौजूदा राजदूत केनेथ जेस्टर का स्थान लेंगे। एरिक एम गारसेटी 2013 से लॉस एंजलिस शहर के मेयर रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया में तुर्की से सीमा पार राहत अभियान को अगले 12 महीने के लिए जारी रखने की अनुमति दी है। परिषद के इस निर्णय से लाखों सीरियाई नागरिकों को राहत मिलेगी। शुक्रवार को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने सीरियाई मानवीय प्रस्ताव पर बनी आम सहमति के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में सीरिया के नेतृत्व वाले स्वामित्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि इस क्षेत्र की दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता केवल सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को संरक्षित करके ही हासिल की जा सकती है। और अब खबर खेल के मैदान से। विश्व के नंबर 1 भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल को 52 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में शीर्ष वरीयता दी गई है, जबकि सिमरनजीत कौर को चौथे स्थान पर रखा गया है। वरीयता का अनावरण अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बॉक्सिंग टास्क फोर्स द्वारा किया गया, जो खेलों में प्रतियोगिता को आयोजित कर रहा है। पंघाल और कौर एकमात्र भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्हें खेलों में वरीयता मिली है। पंघाल एशियाई खेलों के मौजूदा चैंपियन और विश्व चैंपियन के रजत पदक विजेता हैं, जबकि सिमरनजीत कौर विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता हैं। ये दोनों अपने पहले ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे। इस बार के ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व 9 मुक्केबाज करेंगे, जिसमें 5 पुरुष और 4 महिला मुक्केबाज शामिल हैं। और ऑस्ट्रेलिया के एशली बर्टे और कैरोलिना प्लिस्कोवा के बीच विंबलडन 2021 की महिला का एकल फाइनल आज खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बार्टी ने पूर्व चैंपियन एंजेलिक कर्बर को और प्लिस्कोवा ने बेलारूस की आर्याना साबालेंका को शिकस्त दी थी। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची हैं। ऐसे में विजेता कोई भी खिलाड़ी बने, लेकिन विंबलडन को नई महिला चैंपियन मिलेगी। प्लिस्कोवा दूसरी बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंची है, लेकिन उन्हें अपने पहले खिताब का इंतजार है। वहीं बार्टी ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। बार्टी 1980 में इवान गुलागोंग के बाद विंबलडन फाइनल में खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला खिलाड़ी होंगी। बार्टी का ग्रैंड स्लैम करियर देखा जाए तो उनके खाते में 1 ग्रैंड स्लैम है। उन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो इस साल क्वार्टर फाइनल और 2020 में सेमीफाइनल तक पहुंची थी। और साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में पुरुष एकल के फाइनल में इटली के मैटियो बेरेटनी का सामना सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा। शुक्रवार को पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। पहले सेमीफाइनल में इटली के मैटियो बेरेटनी का सामना पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकास से हुआ। इस मैच में बेरेटनी ने अपनी दमदार सर्विस और ताकतवर फोरहैंड का शानदार खेल दिखाते हुए प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। इटली के 7वें वरीयता प्राप्त बेरेटनी ने 22 ऐस जमाए, 60 विनर लगाए। उन्होंने 14वें वरीयता प्राप्त और क्वार्टर फाइनल में रोजर फेडरर को हराने वाले हरकास को 6-3, 6-0, 6-7, 6-4 से पराजित किया। बेरेटनी विंबलडन फाइनल में पहुंचने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पिछले 45 साल में पहली बार है जब इटली का कोई खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना कनाडा के डेनिस शापोलोव से हुआ। जोकोविच ने शानदार खेल दिखाते हुए शोपोवालोव को सीधे सेटों में 7-6, 7-5, 7-5 से मात दी। जोकोविच ने 7वीं बार विंबलडन फाइनल में जगह बनाई है। जोकोविच अब रविवार को फाइनल में इटली के मैटियो बेरेटनी से भिड़ेंगे, जिन्होंने रोजर फेडरर को हराने वाले ह्यूबर्ट हरकास को मात दी है। जोकोविच ने पिछला विंबलडन खिताब भी अपने नाम किया था। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड विण में थरकोट कृत्रिम झील का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे यहां के निवासियों की पानी की समस्या का निदान हो सकेगा। नवंबर तक इस झील को पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। थरकोट कृत्रिम झील पिथौरागढ़ शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर बनाई जा रही है। कृत्रिम झील निर्माण कार्य के लिए उत्तराखंड सरकार और नाबार्ड से 2,973 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृत्रिम झील निर्माण कार्य का संशोधित बजट 3,201.64 लाख रुपए स्वीकृति के लिए प्रस्तावित है। कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग को बनाया गया है। नवंबर 2021 तक ये झील बनकर तैयार हो जाएगी। जलाशय झील का क्षेत्रफल 35,000 वर्ग मीटर है। डैम की कुल ऊंचाई 24,550 मीटर और लंबाई 74 मीटर है। झील की लंबाई 750 मीटर है। झील की औसत चौड़ाई लगभग 53 मीटर है और गहराई 8.95 मीटर,
जबकि डैम के निकट इसकी गहराई 15 मीटर रखी गई है। झील की स्टोरेज क्षमता 2 लाख घन मीटर है। कृत्रिम झील के निर्माण से पिथौरागढ़ की लगभग 20,000 जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध होगा। पिथौरागढ़ शहर में कम से कम 3.53 MLD पानी की प्रतिदिन आपूर्ति होगी। जो हमारी इससे एक तो हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जो हमारी पानी की समस्या है उस क्षेत्र की वो समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी और इस झील के बनने से हमारे पिथौरागढ़ का एक नया स्वरूप मिलेगा और जो उसमें पानी की उसमें 4 MLD पानी हमको मिल पाएगा और काफ़ी जनता को उससे पानी की समस्या दूर हो जाएगी। सीमांत और दुर्गम इलाका होने के कारण पिथौरागढ़ निवासियों को पानी की तलाश में दूर दूर जाने को मजबूर होना पड़ता था। अब झील बन जाने से ये इलाका पानी के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा। देश भर में केंद्र सरकार जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना और कैच द रेन जैसे महत्वपूर्ण अभियान चला रही है। मकसद है प्राकृतिक जल स्रोतों सहित जल संचयन के अन्य संसाधनों का निर्माण कर हर घर जल पहुंचाना, जिसमें पिथौरागढ़ ने भी मिसाल गढ़ी है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। प्रकृति संरक्षण, जल संरक्षण के साथ ही साथ लोगों की प्यास भी बुझाएगी पिथौरागढ़ की ये कृत्रिम झील। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सही, सटीक, स्पष्ट और विश्वसनीय खबरों के लिए DD न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद टेलीविजन न्यूज चैनल। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के सर्वे के अनुसार लोगों का लोक प्रसारक पर सर्वाधिक भरोसा। DD न्यूज सबसे ही विश्वसनीय और रिलायबल चैनल है। इसमें कोई भी किसी तरह की कमर्शियलाइजेशन नहीं है। दूरदर्शन जो है वो आपको सिर्फ न्यूज बताता है, तोड़ मरोड़ करके आपको कोई भी न्यूज प्रेजेंट नहीं की जाती है। दूरदर्शन है एक जो रिलेवेंट न्यूज दिखाता है। इस मुकाम के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। भारत का विश्वास DD न्यूज के साथ। गांव में कोई भी जैसा गरीब महिला नहीं रहना चाहिए। वो पाँव पे खड़े करके उन्होंने बहुत अच्छे से उनका फैमिली और गांव में अदर लोगों के लिए काम चालू करना। हमने एक प्लानिंग करके जैसा कि उनको 1 एकड़ मॉडल नाम भी दिया है। 1 एकड़ में 25 टाइप का जो अनाज है तो ये महिला लेते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में पूरा जो महिला है कि महिलाओं की लीडरशिप आगे आ गई है। To bolster the confidence of the parents who are watching the show, your message, Dr. Biswas, very important. Clinical trials, the results that have come so far, and there's no need. There cannot be a room for vaccine hesitancy when it comes to administering vaccine to kids. 13 to 18, the trials are almost complete. Their vaccination will start very soon. Between 2 to 12, for that category, trials are on. And regarding vaccine, let me tell you, vaccine can protect the person and everybody
who come in the category, they must be vaccinated. We want to get rid of COVID. Vaccine, vaccine and vaccine, the last word. We have to vaccinate. नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। आपका अपना कार्यक्रम जिसमें कोविड से संबंधित किसी भी संशय की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपके जहन में हो, आप यहां पर डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हैं, उसकी जानकारी पा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं उन पर कॉल करना है और सोशल मीडिया से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर्स का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ प्रोफेसर जी पुरी जुड़े हुए हैं, डीन एंड एचओडी एनेस्थीसिया एंड इंटेंसिव केयर एंड इंचार्ज कोविड-19 PGIMAR चंडीगढ़। इसके साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एचओडी यूरोलॉजी एंड रेनल ट्रांसप्लांट SJH एंड VMMC। तो अपने दोनों ही डॉक्टर्स का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पुरी, आपके पास हम आना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार कोविड पर नियंत्रण हो रहा है, वैक्सीनेशन भी तेज गति से जारी है, लेकिन इसके साथ ही कुछ राज्यों से ऐसी खबरें आई हैं जो चिंता की बात है। तो किस तरह से सरकार के साथ साथ सरकार अपने कदम उठा रही है, लेकिन आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से फॉलो करें। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, उसी तरह से कड़ाई से उनका पालन किया जाना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन है उससे देखिए, वैक्सीनेशन एक माध्यम है जिससे हम कम्युनिटी की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। बट जब तक वो इम्यूनिटी जब तक हमारी वैक्सीनेशन 60 से 70-80% तक कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक हमें ये जो मास्क डिस्टेंस रखना, मास्क डालना और गैदरिंग में इकट्ठे नहीं होना, और स्पेशली जिस गैदरिंग में हम इकट्ठे होकर खाना खाते हैं उसमें तो मास्क उतरता है, तो वो चीजें नहीं करना। ये बहुत कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज वेरी एसेंशियल टिल वी अचीव 60 to 80% ऑफ इम्यूनाइजेशन और हर्ड इम्यूनिटी जिसको आप बोलते हैं। तो ये वी शुड नॉट टेक लूज गार्ड, and even after immunization also we need to be careful of all these things, mask, distance and avoiding gathering. That is very essential. हम ये नहीं सोचें कि हाँ भाई अभी नंबर ऑफ केसेस कम है, हमें सोचना पड़ेगा यार नंबर ऑफ केसेस क्यों कम हुए। लॉकडाउन हुआ, मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन हुई, स्ट्रिक्ट कोविड बिहेवियर को अप्लाई किया गया, उसके बाद ये कम हुए हैं। सो जिस तरह ये कम हुए हैं, अगर हम बिल्कुल ही सरकार ने लॉकडाउन को कम किया है टू इंश्योर कि इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहे, लोग वो बीमार हैं वो हॉस्पिटल जा सके, जो जिसको रोजी रोटी कमानी है वो कमा सके। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्क उतार दीजिए और बड़ी बड़ी गैदरिंग, पार्टियां, मेला करने लग दीजिए। सो यू कैन नॉट अवॉइड दीज प्रिकॉशंस, चाहे वो आज की बात है या 3 महीने बाद की बात है। अमेरिका में भी आप देखिए जाए, यूके में आज की डेट में चाहे उनकी 60% जनता इम्यूनाइजेशन हो गई है, उसके बावजूद भी उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। हालांकि ये जरूर है कि इम्यूनिटी से जब आपकी इम्यूनाइजेशन होगी तो उसके बाद आपका जो होगा इन्फेक्शन होगा वो माइल्ड होगा, वो सीवियर नहीं होगा, शायद हॉस्पिटल में एडमिशन की भी जरूरत ना पड़े। पर कम्युनिटी में देयर आर पीपल हु हैव लेस इम्यूनिटी, कोई कैंसर मरीज हैं जो कई मरीजों को इम्यूनोसप्रेसेंट पिले जाते हैं, इन पेशेंट्स को अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उनका नुकसान ज्यादा हो सकता है। नटशेल, वी शुड नॉट लूज गार्ड।